दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज भारत सरकार की ओर से बहुत अच्छा कदम उठाया गया है जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। आज केंद्र सरकार की ओर से बहुपक्षीय डेलीगेशन बनाया गया। इस डेलीगेशन का मकसद होगा पूरी दुनिया भर में जा करके भारत का पक्ष रखना और साथ ही जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, जो वॉर के बीच में उस नैरेटिव का एक अंबार पूरी तरह से उसने खड़ा कर दिया था, उस नैरेटिव को ध्वस्त करना और पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज करना। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान जी। सर, स्वागत है। सर, आज जो भारत सरकार की ओर से डेलीगेशन बनाया गया है, इस डेलीगेशन का मोटिव क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। जैसा कि आपने बताया कि ये जो है वो बहुपक्षीय डेलीगेशन है, इसमें सारे पक्षों के सांसद हैं जी। और इसके ज़रिए से हम जो है वो सारे विश्व को ये पैगाम देंगे कि इस संकट की घड़ी में हम सब लोग एकजुट हैं। और फिर ये कि जो प्रचार प्रसार पाकिस्तान की तरफ से किया गया उसको हम ध्वस्त करेंगे। और इसका एक बहुत बड़ी ज़रूरत पेश आई। देखिए, अभी अभी IMF का लोन पाकिस्तान को मिला, उसी दौरान जबकि ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था जी। और IMF ने पाकिस्तान को लोन दिया और IMF के बोर्ड में कुल 25 मेंबर्स हैं जी। लेकिन उनमें से एक भी भारत के साथ नहीं आया और भारत भी जो है उसमें एब्सटेन किया। भारत ने भी उसके खिलाफ वोट नहीं दिया, इसलिए कि भारत जिन लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जिनमें बांग्लादेश भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, तो हो सकता है उन्होंने जो है वो इसको समर्थन से इनकार कर दिया हो, तो भारत भी जो है उसका विरोध नहीं कर सका। तो इस तरह से ये बात खुल के सामने आ गई कि आज जो है वो इसराइल के सिवा दुनिया का कोई देश खुल करके हमारे साथ नहीं खड़ा है, जबकि पाकिस्तान के साथ चीन और अज़रबैजान, तुर्किया, ऐसे कई देश हैं जो कि पाकिस्तान के साथ, इवन अमेरिका भी जो है वो बहुत हद तक पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो ऐसे परिस्थिति में जबकि भारत जो है वो अकेला होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, भारत वो देश है कि जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन चल रहा था, जब बाईपोलर दुनिया थी, कुछ लोग सोवियत यूनियन के साथ थे और कुछ लोग अमेरिका के साथ थे, तो सबसे ज़्यादा देश 120 से अधिक देश गुटनिरपेक्ष थे और उनकी अगुवाई भारत कर रहा था। पंडित नेहरू उनकी अगुवाई कर रहे थे मार्शल टीटो और जमाल अब्दुल नासिर के साथ। यानी ये कि हमारे साथ एक ज़माने में 120 से अधिक देश थे जो हमारा समर्थन करते थे। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई कि इसराइल एक है जो कि हमारा समर्थन कर रहा है और इसराइल भी ऐसा देश है कि जिसका दुनिया में कोई समर्थन नहीं करता। तो ये बहुत ही विकट परिस्थिति है और ऐसे में पूरे वर्ल्ड ओपिनियन को बनाने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि भारत को जो है वो पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, और इसीलिए सरकार ने ये जॉइंट पार्लियामेंट्री डेलीगेशन बनाया है। जी। बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है कि जब वॉर चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से किया गया, तो उस समय भारत के पक्ष में दुनिया के किसी देश ने नहीं किया सिवाय इजराइल के, जबकि पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की, अजरबैजान और चाइना का बाकायदा स्टेटमेंट आया। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं धचका लगा है। इस वॉर के बीच में देखा जाए तो एक अमेरिका आया जो न्यूट्रल होकर के, उसने ज़रा सा भी पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर के कुछ नहीं कहा, जबकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर किस तरह से बदनाम है। देखिए, ये जो है जो कुछ हुआ वो तो हुआ, लेकिन अगर हम इसके कारण का पता नहीं लगाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो फिर आइंदा इस तरह की सिचुएशन को बनने से रोक नहीं सकते। जी। पिछले 11 साल में जो हमारी पॉलिसी रही है, फॉरेन पॉलिसी, उसमें आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने 88 दौरे किए। यानी जिस वक्त पहलगाम की मामला हुआ, पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ, उस वक्त भी भारत के प्रधानमंत्री एक विदेशी दौरे पे थे और वो उनका 28वां दौरा था। जी। तो ये जो 28 दौरे किए गए इस 11 साल में समझो, तो उसमें 10.5 साल में उसमें हमने क्या उपलब्धि की, इस पर जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि जब हमारे ऊपर एक मुश्किल टाइम आया तो वो सारे देश जहाँ पर के प्रधानमंत्री जाते रहे आते रहे, वो जो है हमारे साथ क्यों नहीं आए। इसके लिए हमको
हमको ये जानना पड़ेगा कि इसके दो मुख्य कारण हैं। जी एक तो प्रधानमंत्री जब बाहर जाते थे तो वो क्या करते थे, उनका एक सबसे अहम काम ये था कि वो लोगों के साथ गले मिल जाते थे, जबकि आपने भारत में किसी के साथ उनको गले मिलते हुए नहीं देखा होगा। कोई महिला है तो मेलोनी डी मिल गई तो मेलोनी मिल गई केटाली की, तो उसके साथ आपका वो आ गया, क्या फ़ोटो निकाल दिया, हाँ वीडियो वीडियो आ गया, और फिर मेलोनी डी और इस तरह की बातें। जी तो ये जो चीज़ें होती हैं उससे कोई जो है वो राजनीतिक संबंध नहीं बनते, इससे थोड़ा बहुत मीडिया में होता है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने इंडियंस जो वहाँ पे उस देश में रहने वाले एक्सपर्ट्स हैं उनको जमा करके बड़ा बड़ा भाषण करते थे, और वो भाषण जो है वो प्रसारित होता था, और हमारे भारत का मीडिया इस तरह से प्रोजेक्ट करता था कि अब जो है मोदी जी विश्व गुरु बन गए हैं। लेकिन आप भारतीयों के सामने कितनी भी बड़ी बात कहें कि आप मैं 100 दिन में जो है वो पूरी क्रांति ले आऊँगा, पहले लोग शर्माते थे अपने आप को भारतीय बोलने से, अब नहीं शर्माते, तो इससे उस देश के लोगों का क्या लेना देना। वो देश के जो रूलर्स हैं, वो देश के जो सरकार है, वो हमारे साथ क्यों आएगी। तो एक तो ये हुआ, दूसरे हम जो है हथियार खरीदते थे, तो हथियार तो बिजनेस है, और हमारे अडानी को मोदी जी लेके जाते थे, और अडानी जी उसकी वजह से आज जो है वो सबसे भारत के 2 नंबर के अमीर बन गए। अनिल अंबानी को जो है ये राफेल खरीदने के लिए ले गए थे, वो बेचारा जो है वो तो कंगाली हो गया, दिवालिया हो गया, और खुद अडानी भी आज जो है वो सरकार के लिए मुसीबत बन गए। तो ये सारा जो 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने किया, इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने आप को प्रोजेक्ट किया। जी इवन जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी प्रोजेक्ट नहीं होते थे। यानी आपने एक शेर सुना होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लेकिन ये शेर उल्टा हो गया पहलगाम के बाद। अब ऐसा है कि मैं अकेला तो चला था जानिबे मंजिल मगर, कोई साथ आता नहीं और कारवां बन ना सका। तो ये जो सिचुएशन है कि मोदी जी का जो नारा था संसद में कि एक अकेला सब पे भारी, तो अब उनकी समझ में आ गया कि भाई ये एक अकेले का काम नहीं है, ये देश और इसकी जो राष्ट्र, इसकी जो नीति है, ये एक अकेले से चलने वाली नहीं है, इसमें सब लोगों को साथ में लेना पड़ेगा। साथ में लेने के बारे में भी आप देखिए कि पहली जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, मोदी जी ने उसको अटेंड नहीं किया, बिहार चले गए। दूसरी मीटिंग हुई, उसको भी उन्होंने अटेंड नहीं किया। लेकिन अब कम से कम ये जो IMF का आपने बताया, उसके बाद इनकी समझ में आया कि भाई सबको साथ लेना चाहिए और इन लोगों को सारी दुनिया में भेजना चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो प्रचार कर रहा है कि हमारे ऊपर हमला हो गया और हमने जवाब दिया, तो लोगों को ये बताया जाए कि उसके ऊपर हमला क्यों हुआ और भारत ने उसके बारे में जो प्रतिकार किया वो कितना ताकतवर था। कुछ लोग ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं धचका लगा है इस मामले में भी कि जो भारत के जो दोस्त थे आज़ादी से लेकर के अगर देखा जाए अभी तक, भारत की जितने भी कुछ परेशानी आई है भारत के ऊपर, तो रसिया हमेशा से भारत के साथ में रहा है, चाहे UN हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर रसिया हमारे साथ में रहा है। लेकिन इस समय रशिया ने भी कहीं ना कहीं न्यूट्रल होने का काम किया। तो क्या माना जाए कि जो भारत के जो दोस्त थे कल तक, वो भी इस समय हमसे दूर हो गए? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जब ब्रिक्स बना, तो ब्रिक्स में आप ये देखिए कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका और चाइना, ये लोग थे। लेकिन अमेरिका ने ब्रिक्स को अपने लिए एक मुसीबत समझा, और अमेरिका ने, बल्कि आप देखेंगे कि जिस वक्त प्रधानमंत्री वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के पास बैठे थे, तो उसने कह दिया कि ब्रिक्स इज़ डेड। और प्रधानमंत्री ये नहीं बोल सके कि भाई ब्रिक्स जिंदा है, हम उसमें शामिल हैं, आप उसको डेड नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री सिर्फ मुस्कुराते रहे। तो इस तरह से आप देखें कि अमेरिका ने भारत को ब्रिक्स से दूर करने की कोशिश की, और ब्रिक्स की एक करेंसी आने वाली थी, तो वो करेंसी के बारे में भारत ने कह दिया कि हम जो है डॉलर में ही बिजनेस करेंगे, हम उस करेंसी में नहीं करेंगे। तो एक तरह से ब्रिक्स के जितने देश थे, यानी ब्राज़ील को, रशिया को, चाइना को और साउथ अफ्रीका को हमने अपने से दूर कर लिया। दूसरा जो प्रॉब्लम हुआ, यानी लोग हमारे साथ नहीं आए। देखिए, इससे पहले क्या होता था
इससे पहले जब पाकिस्तान की तरफ से कोई आक्रमण होता था, जैसे कारगिल का आक्रमण, जी तो भारत ने क्या किया कि सबसे पहले वो सारे सबूत जमा किए कि भाई किस तरह से पाकिस्तान के फौजी वहाँ पे आए, उन्होंने कब्ज़ा किया। और फिर ये सबूत जमा करने के बाद फिर ये सारी दुनिया को बताया कि देखो पाकिस्तान ने ये अतिक्रमण किया है, और फिर ये बताया कि हमने उनको हटाया है। तो जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है कि पहले आप जो है वो प्रमाण जमा करते हैं, उसके बाद सारी दुनिया की पब्लिक ओपिनियन अपने साथ करते हैं और फिर उसका प्रतिकार करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे कि बम्बई पे हमला हुआ था, तो बम्बई में क्या हुआ कि जितने लोग, अजमल कसाब तो पकड़ा गया जी, जो दूसरे लोग होटल में मारे गए थे उनके खिलाफ पाकिस्तान के सारे सबूत जमा किए गए और वो सबूत सारी दुनिया को दिखाए गए जी। तो सारी दुनिया की पब्लिक ओपिनियन भारत के साथ आ गई और पाकिस्तान अकेला पड़ गया जी। इस बार आप देखें कि पहलगाम में भारत सरकार ने 4 लोगों की तस्वीर बताई कि ये 4 लोग हैं जिन्होंने हमला किया, उनमें से एक भी अभी तक पकड़ा नहीं गया। अगर ये लोग पहले पकड़े जाते और उनके कनेक्शन पाकिस्तान से इस्टेब्लिश हो जाते और फिर हम सारी दुनिया को बताते कि देखो पाकिस्तान ने इन लोगों को भेजा था, ये फला लोग हैं, इनके ये कनेक्शन है, इनको हमने पकड़ा है, इन्होंने खुद माना है, और फिर ये बताते हैं कि अब हम पाकिस्तान के आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं, तो दुनिया की जो ओपिनियन है वो हमारे साथ होती है। अभी हमने कोई सबूत तो पकड़ा नहीं, डायरेक्ट पहले हमला कर दिया, इसकी वजह से ओपिनियन जो है वो उस तरफ चली गई। वो ये बोल रहा है कि हमारे ऊपर हमला हुआ तो हमने जो है वो, हम ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया, हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमला तो हुआ, उसकी ज़मीन पे हुआ। तो पाकिस्तान जो है वो लोगों से सहानुभूति ले रहा है कि हम पर हमला हो गया, हम क्या करें, हमको प्रतिकार करना पड़ा। अब दूसरा काम लोगों की ओपिनियन बनाने का हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये ओपिनियन बनाने में भी मुश्किल ये है कि जब ये लोग जाएंगे लोगों को समझाने के लिए, तो हम अपने मीडिया में तो आरोप लगा के काम चला सकते हैं, लेकिन जब वो पूछेगा कि भाई आपके पास सबूत क्या है बताइए, तो सीक्वेंस जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि पहले आप जो है वो सबूत जमा करो, उनको पकड़ो, उसके बाद पब्लिक ओपिनियन बनाओ, उसके बाद उसका जवाब दो। हमने क्या किया, पहले जवाब दे दिया, अब हम पब्लिक ओपिनियन बना रहे हैं और आखिरी में हम उनको पकड़ेंगे और उनका सबूत लाएंगे। तो वो जो सीक्वेंस उलटने की वजह से जो नुकसान हुआ है वो हो गया है। और वो अभी तो ऐसा है कि एक फिल्मी गाना सुना होगा आपने, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। तो हमारी सरकार जो है वो ये कर रही है कि जब पूरी दुनिया की ओपिनियन हमारे खिलाफ हो गई तब जाके ये डेलीगेशन बना रही है। हालांकि ये डेलीगेशन अगर पहलगाम हमले के पहले बना होता और इसने सारी दुनिया को ये बात समझाई होती, हालांकि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर फौरन नहीं हुआ, बीच में काफ़ी टाइम था 22 से लेके 6 तारीख तक। अगर उस समय ये डेलीगेशन जाके पूरी दुनिया की ओपिनियन बनाता और कुछ सबूत पेश करता, तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो दुनिया के ज़्यादातर देश हमारे साथ होते, लेकिन वो समय हमने गंवा दिया। और अब जो हम कोशिश कर रहे हैं फायर फाइटिंग का काम, ये भी अच्छा है, ये भी ज़रूरी है, इससे भी फ़ायदा होगा, लेकिन ये कि बहुत बड़े नुकसान के बाद। ये वॉर जब हुआ उस समय देखा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने आप को एक विक्टिम समझ रहा है कि हमारे ऊपर हमला हुआ, ये वो दुनिया भर का रोना लगा हुआ था। इस बीच भारत की मीडिया को लेकर के भी सवाल खड़े हुए कि भारत की मीडिया किस तरह से रिप्रेजेंट कर रही है भारत को, किस तरह से फेक न्यूज़ फैलाने का काम किया। कहीं ना कहीं मीडिया की वजह से भी बदनामी हुई है, जबकि कई सारे उस समय भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई कि कोई फेक न्यूज़ नहीं फैलाएगा, लेकिन फिर भी मीडिया की ओर से फैलाएगी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है? देखिए, असल में हर जंग में ये होता है कि अपनी उपलब्धि को बढ़ा करके पेश किया जाता है और जो अपना शत्रु होता है उसके नुकसान को बढ़ा के पेश किया जाता है। तो ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है, यानी भारत सरकार या भारत का मीडिया ऐसा करेगा और पाकिस्तान का मीडिया वैसा करेगा। वो अपनी उपलब्धि को बढ़ा के पेश करेगा और इनके नुकसान को बढ़ा के, और ये उनके नुकसान को बढ़ा के और अपनी उपलब्धि को बढ़ा के। लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। ऐसा हुआ कि भारत में टीआरपी के चक्कर में लोगों ने ये जो वो थी वो लांघ दी
और यहाँ तक कह दिया कि भाई लाहौर कब्जे में आ गया है और इस्लामाबाद कब्जे में आ गया है, कराची पे कब्जा हो गया, जबकि भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार ने अपने फौजी एक दूसरे के यहाँ भेजेंगे। सारी लड़ाई हवा में थी, मिसाइल से थी, जहाज से थी, लेकिन जो एक्चुअल ट्रूप्स हैं वो एक दूसरे के यहाँ नहीं गए जी। लेकिन हमने जो है वो इसके मीडिया के उस पर जो हमारे एंकर थे ये वो फौजी लिबास पहन के आते थे और ये बताते कि अब यहाँ पहुँच गए वहाँ पर। इसकी वजह से मीडिया की विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ जी। और दूसरी बात है कि लोगों ने कुछ मजाक भी बना लिया जी। तो मैं समझता हूँ कि हमने जंग के मैदान में कोई बड़ा नुकसान नहीं किया जी। लेकिन ये जो मीडिया में जो कुछ हुआ इसकी वजह से बड़ा नुकसान। अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने जो डेलीगेशन बनाया वाकई में बहुत अच्छा डेलीगेशन है, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन भारत को अगर ये डेलीगेशन फॉरेन में रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी मीडिया को लेकर के भी सुधार होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया भारत की अगर खबरें देखनी है तो फॉरेन की मीडिया इंडियन मीडिया को भी देखती है कहीं ना कहीं। तो अगर इंडियन मीडिया इस तरह से प्रेजेंट करेगा तो कहीं ना कहीं भारत की भी बदनामी होगी। तो क्या लगता है कि इंडियन मीडिया में भी सुधार लाने की ज़रूरत है? नहीं, इंडियन मीडिया में बहुत ज़्यादा सुधार लाने की ज़रूरत है। दूसरी जी। जगह ये तो क्या है कि फॉरेन का जो मामला हुआ वो तो उसमें सीक्वेंस का फ़र्क हो गया, प्राथमिकता का फ़र्क हो गया कि पहले जो काम करना चाहिए था वो बाद में, जो बाद में है पहले। जी। लेकिन वो डैमेज को हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन मीडिया की वजह से आप देखिए कि खाली बाहर का मामला नहीं है, भारत देश के अंदर भी बहुत सारा गलत बातें फैलती रही और बहुत सारी जो है वो लोगों को हमने ट्रोल करना शुरू कर दिया और जी। उसको भी मीडिया में दिखाया गया। जैसे हिमांशी नरवाल थी, उसको ट्रोल कर दिया गया और फिर अभी सोफिया का मामला आ गया ये भी। तो इसकी ये जो वार क्राई जिसको बोलते हैं, जो जी। मीडिया ने पैदा किया, वार फ्रेंजी जिसको कहते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपने जज्बात से बाहर आ गए और बहुत सारा कुछ अमन और शांति के खिलाफ भी काम हुआ। तो मीडिया को संयम से काम करना चाहिए, अपने देश के हित में काम करना चाहिए और कुछ चीज़ों को वो छुपा भी सकती है, कुछ चीज़ों को बढ़ा भी सकती है, लेकिन उसमें एक लिमिट होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए। अगर हम उसको क्रॉस कर देंगे तो फिर वो मीडिया जो है वो विश्वसनीय नहीं रहेगा, फिर उसकी सही बात को भी लोग मानेंगे नहीं। जी। ओके सर, धन्यवाद सर। तो भारत सरकार की ओर से जो डेलीगेशन भेजा गया है उसमें वाकई में भारत को कामयाबी मिलेगी, उम्मीद करते हैं। जो नैरेटिव पाकिस्तान की ओर से खड़ा किया गया है उसको ख़त्म किया जाएगा और जो भारत की जो मीडिया है उसमें भी सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है। भारत सरकार को भी कदम उठाने पड़ेंगे कि मीडिया पर लगाम लगाई जाए। तो ऐसे हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। धन्यवाद।